देखो याद आ जाएगा। देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या था, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इसमें जब हम करेक्शन कर देते तो इसको याद करने का तरीका देखो कैसे है। अगर मान लो यहाँ नॉट ए लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बी माइनस नॉट ए, और पहले नॉट बी लिखा है तो यहाँ पर काई बी लिखाएगा। सिमिलरली अगर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर नॉट बी लिख देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नॉट ए माइनस नॉट बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे काई ए से। समझ गए? ये फॉर्मूला था तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, मतलब ये रॉल्ट्स लॉ का फॉर्मूला था, है ना। मतलब हम लोग आ गए हैं तीसरा केस के लास्ट में चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग राउल्ट आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एजियोट्रॉपिक जो है वो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, राइट। इस जगह पर हम मान लेते हैं कि जीटा ए जो है वो हमारा 1 है और यहाँ पर जीटा जो बी है वो 0 है, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा सारे लोग, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे एक सर्टेन टाइम के बाद जीटा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और जीटा बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का सम किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके जगह पर सिर्फ यहाँ पर मान लेते हैं ये पी नॉट ए है। नॉट ए का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कहने का मतलब है कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया नॉट बी, पी नॉट बी, नॉट बी, तो क्या लिखेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। कोई दिक्कत ना। हम अब देखते हैं जैसे जैसे हम यहाँ से जाएंगे इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको ऐसे से कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल कर जाता है, ठीक है। लिसन, ये वाला जो ग्राफ का लाइन है ये बताता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज पीए प्लस पीबी, ठीक है। लिसन, अब देखिएगा यहाँ पर सिर्फ नॉट ए है, यहाँ पर नॉट, देखो तो यहाँ पर नॉट ए ही क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है, समझते हैं। मान लो यहाँ पर नॉट बी देखो इस पॉइंट पर अगर मान लो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकालते हैं तो पी टोटल बराबर यानी पीएस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस क्या होता है पी नॉट बी जीटा बी। लेकिन इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर तो जीटा बी का वैल्यू 0 है, और व्हेनेवर वी पुट द वैल्यू ऑफ जीटा बी यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। इसका मतलब पीटी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा ए के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी और जीटा ए का वैल्यू क्या है 1 है इस पॉइंट पर, है ना। तो इस पॉइंट पर सिर्फ टोटल प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर पी नॉट ए होगा। समय बीतेगा धीरे धीरे ये स्लाइटली डाउन जाएगा, इस पॉइंट पर सिमिलरली पी नॉट बी होगा। लेकिन हमसे एक समय पे पूछ दिया, मान लो बोला है कि बताइए इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा, जिसको हम थोड़ा ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं, इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर कैसे निकाले, कुछ नहीं करेंगे, इसको इस लाइन को नीचे खींचते जाएंगे, ठीक है, ओके खींच दिए। इस समय जो ये पॉइंट पर कट किया होगा यहाँ पर जीटा का वैल्यू देखेंगे कि जीटा ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है और जीटा बी का वैल्यू क्या है, जीटा ए का वैल्यू क्या है और जीटा बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ कुछ होगा, इसको इधर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इस लाइन पर सिर्फ ए का प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर है ए का, तो इस पॉइंट पर ए का प्रेशर मिलेगा। और सिमिलरली इस पॉइंट पर जब कट हो रहा है तो इसको इधर खींचते चले जाएंगे तो इस पॉइंट पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी का प्रेशर मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, समझे। यानी नॉट ए को जीटा ए से और ये जो नॉट बी होगा इसको जीटा बी से, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यानी किसी भी रैंडम पॉइंट पर प्रेशर हम निकाल सकते हैं। ये इसका ग्राफ है और ये ग्राफ किसका है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है आइडियल का सॉल्यूशन का है। बताएंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, बट अभी छाप लीजिए, ब्लू वाला डॉटेड लाइन मत छापिएगा, जो डॉट लाइन बना है, समझ गए, ग्राफ छापो। जिसन इन वेपर फेज, कौन सा फेज, अब तक जो कर रहे थे वो कर रहे थे लिक्विड फेज में, अगर आप वेपर फेज में अगर बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, लिसन कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में अगर कॉम्पोजिशन निकालेंगे तो एक होगा वाई ए, ठीक है, वाई का मतलब होगा कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। अगर वाई ए निकालना है तो इसका वैल्यू होगा पी ए अपॉन हो जाएगा पी एस, मतलब पी ए का वैल्यू मतलब क्या होता है पी नॉट ए जीटा ए, एंड पी एस का वैल्यू क्या लिखेंगे पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। सिमिलरली अगर कॉम्पोजिशन ऑफ बी निकालना है वो भी कौन से फेज में, गैस फेज में यानी वेपर फेज में, तो यहाँ पर वाई बी निकालना तो लिखेंगे पीबी अपॉन क्या लिखेंगे पी एस, और पीबी का वैल्यू क्या लिखेंगे नॉट बी जीटा बी अपॉन नॉट ए जीटा ए प्लस नॉट बी जीटा बी, समझ गए।
हेनरीज लॉ का फॉर्मूला था P ऑफ गैस इक्वल टू क्या था, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक तो ये वाला फॉर्मूला था, एक और क्या था, सॉल्युबिलिटी वाला, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। लेकिन रॉल्स लॉ का अगर हम फॉर्मूला लिखे, मान लो हम प्रेशर ऑफ गैस को मान लेते P नॉट ए है, तो इसके जगह क्या लिखते हैं बताओ, या छोड़ो P नॉट ए बोल रहे, P ए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, P ए की जगह लिखते हैं P नॉट ए जीटा ए। सही बात है। देखो तो ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है कि नहीं। अगर मान लो KH जो है वो P नॉट ए के बराबर हो जाता है, सपोज करो, तो रॉल्स लॉ एक हेनरीज लॉ बराबर नहीं हो जाएगा। तो ऐसा केस होता है, यहाँ पर वही बात हम समझ रहे हैं, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल कि हेनरीज लॉ बिकम रॉल्स लॉ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस, रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है कब, जब हेनरीज, रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस बन जाता है जब KH किसके बराबर हो जाए, KH जो है जो PA के बराबर हो जाए। समझे। तो वही बात पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रॉल्स लॉ जो है वो स्पेशल केस बन जाता है किसका, हेनरीज लॉ का। देखिए रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस, रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस, रॉल्स लॉ क्या हो जाता है, एक स्पेशल केस बन जाता है किसका, बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है। हेनरीज लॉ जो होता है रॉल्स लॉ का, रॉल्स लॉ जो होता है वो एक स्पेशल केस हो जाता है हेनरीज लॉ का, इन विच इसमें क्या होगा, KH बिकम इक्वल टू P नॉट ए या P नॉट 1 मान लो, इन विच KH बिकम इक्वल टू, ये मान लो, ये मान लो, B मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मानना, जो भी मानना है। ठीक है, समझ गए। अब लिखिए, टॉपिक डालिएगा आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन आज जिक्र कर देंगे, फिर ज्यादा हम चाह रहे हैं कि थ्योरी पे ज्यादा ना जाए, क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल दोनों में ही थ्योरी है। तो हम चाह रहे हैं कि आइडियल आज बता देते हैं, नॉन आइडियल कल बता देंगे, और जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होगा उसको लास्ट में बता देंगे, ताकि बोरिंग ना लगे। समझ रहे हो। चलिए लिखिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यस, कल एक चीज बताए थे कि जब हम सोल्यूट को डालते हैं, सॉलिड सोल्यूट को डालते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है, सोल्यूट को डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, वेपर प्रेशर घट जाता है। वही वाला केस अभी आएगा थोड़ा देर में। ठीक है, चलो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो इसके बारे में ना बहुत बार डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, जब हम एक बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसमें एक पूछ सकता है कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, वो हर एक सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। समझ गए। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये पूरा चैप्टर को ना माइंड में बसा लो, हम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले पूरा कंसंट्रेशन टर्म आ गया, फिर सॉल्युबिलिटी आ गया। आज जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर बच जाएगा, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर आज स्टार्ट कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद खाली वेंट ऑफ फैक्टर बचेगा, तो 20 तारीख मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद इस बार हम लोग सोच रहे हैं एक और काम करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे 42 को, पूरा एनसीईआरटी। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए थ्योरी वाला तो क्या कराएंगे, अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है, कहीं उसको पूछ दिया तो वो लिखवाएंगे क्या थोड़े। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच ओबे, सॉल्यूशन विच ओबेज, ओबेज का मतलब हो जाएगा विच ओबे मतलब फॉलो, ओबेज रॉल्स लॉ, स्लो। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि ये सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, पूरे इंटायर रेंज कंसंट्रेशन में आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोले दीपांशु,
वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता हो वो हर एक सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पूरे रेंज मतलब पूरे सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही। तो जब ऐसा बात लेकर करके आ गया ना तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा है, तुम लोगों को भी समझ नहीं आया होगा। हाँ, फॉलो रोल्स लॉ, तो फॉलो बंदा कैसे फॉलो करता है, क्या क्लिक करके बटन क्लिक करके फॉलो हो गया क्या, नहीं। ठीक है, तो देखिए हम एक प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है वो हम एक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक ऑब्जर्व होगा, एक ऑब्जर्व प्रेशर होगा, ऑब्जर्व टोटल प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व का कहने का मतलब क्या है कि दिया होगा या निकालने होगा। तो ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर, जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, या जो इसी को बोलता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल प्रेशर, इसी को हम स्लैश में लिख लेते हैं थ्योरी, मतलब समझ गया ना, जो भी है स्पेलिंग, ठीक है। ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल प्रेशर या कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर हो जाता है। टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जितना हुआ है, मतलब लिखा रहेगा ऑब्जर्व कितना हुआ है, और जो हम कैलकुलेट करेंगे जिसको हम थ्योरेटिकल बोलते हैं, दोनों को अगर बराबर हो जाता है, एक क्वेश्चन में दिया होगा और एक हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, रोल्स लॉ फॉर्मूला लगा के, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, और एक क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले से, दोनों को हम बराबर अगर हो जाता है तो वो हर एक सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होता है, और अगर बराबर नहीं होता तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। या तो बराबर नहीं होगा तो फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो उसमें क्या हो सकता है, कोई एक बड़ा हो जाए कोई एक छोटा हो जाए, ये हो सकता है। उसके बारे में जिक्र करेंगे अगले क्लास, लेकिन अभी हमारा जो जिक्र करने वाला बात है वो ये है कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल मतलब एकदम टीचर को जो फॉलो करता है, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल सोल्यूशन। समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें सिर्फ ए ए है, तो यहां पर लिख देते हैं ए ए, ई ए ए। इसके साथ एक और सॉल्यूशन है जो क्या है, बी बी। अब ये ई ए ए का मतलब क्या है बताएंगे, दोनों को हम कर दिए मिक्स, क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, ठीक है। जो मैक्सिमम सवाल पूछेगा वो यहां से पूछेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 11th का थर्मोडायनेमिक्स बहुत मैटर करता है, ठीक है, बट अगर कोई बात नहीं पढ़ा है तो फिर बताएंगे ना, ई ऑफ ए बी हो जाएगा, सही बात है। देखिए बातों को ध्यान से सुनिएगा, रॉल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन का पहला कंडीशन तो ये वेरीफाइड हो गया, ये तो क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो ई ए ए है, ई ए का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स, और बीबी पार्टिकल्स, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स, ये तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, यानी ई ए ए जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ई ए बी के बीबी के बराबर होना चाहिए, और ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ई ए बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल्स, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स, बीबी पार्टिकल्स, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन ए, ये ए सॉल्यूशन था, ए का सॉल्यूशन था, और ये बी का सॉल्यूशन था, और ये जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, ए बी का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए पार्टिकल्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स एंड फोर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी पार्टिकल्स। समझ गए? अच्छा, अब देखिएगा, अब जो बात बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो स्कूल में लिख सकते हैं ये सारी बातें। देखिए लिखने का हैबिट तो ध्यान से सुनेंगे ना तो कुछ भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप समझिएगा, ठीक है। अब जो बता रहे हैं ओके, हटा दे यहां तक। इस केस में डेल्टा एच जो होगा वो 0 के बराबर होगा, डेल्टा भी मिक्स जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अभी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ये तो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, पढ़े थे, इंथैल्पी। तो डेल्टा एच हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी चेंज, और चेंज इन इंथैल्पी जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोई भी हीट रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं? यानी जब हम दो को सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे होंगे तो दोनों सॉल्यूशन में कोई भी एनर्जी या कोई भी हीट जो है वो रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होगा।
डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एच मिक्स का मतलब है कि नो हीट रिलीज्ड, नो हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड ऑफ इन मिक्सिंग। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और कोई भी हीट अब्सॉर्ब या रिलीज नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। समझ गया? मिक्स होता तो क्या होता, पिछले दिन जिक्र किए थे इसके बारे में कि या तो एंडोथर्मिक हो जाता है या एक्सोथर्मिक हो जाता है, याद है? क्या होता है? पॉजिटिव में क्या होता है? एंडोथर्मिक, और नेगेटिव में एक्सोथर्मिक। फिर बताए तो उसमें भी दो केस की सॉल्युबिलिटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, घटता भी है। हाँ, आते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्स में। डेल्टा वी ऑफ मिक्स का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम जो होना चाहिए ना मिक्स करने के बाद वो जीरो होना चाहिए। चेंज का मतलब कभी जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो ए सॉल्यूशन जो था और जो बी सॉल्यूशन था, अगर ए सॉल्यूशन 2 लीटर का है तो बी सॉल्यूशन 3 लीटर का, दोनों को मिक्स करेंगे तो 5 ही लीटर बनना चाहिए। यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले टोटल वॉल्यूम लिख लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग किसके बराबर होना चाहिए? इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। अगर इनिशियली जितना वॉल्यूम था और आफ्टर मिक्स करने के बाद जितना वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम का जो सम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये सब आइडियल है, ये भी किसी खासियत है आइडियल सॉल्यूशन का। यहाँ पे असर्शन रीजन बहुत पूछेगा, अच्छे से ध्यान से सवाल कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज तक ज्यादा पूछा है, न्यूमेरिकल्स तो सबसे बन जाएगा लेकिन थ्योरेटिकल में आधा से ज्यादा लोगों को फंस जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं ये इस चैप्टर का नहीं है, ये तो है 11th का, बट आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे ना जो भी चीज आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डेल्टा एस जो मिक्स होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए, सॉरी डेल्टा एक्स मिक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। और डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का चेंज। एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद आता है कि डेल्टा जी जो मिक्स होना चाहिए, जी का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? अभी जिक्र किए थे कहीं हम इक्विलिब्रियम पर, केमिकल, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है? बता रहे, देखिए अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो खुद से हो जाए। समझ रहे हैं? आ रहा है समझ? इसका मतलब हो गया गिव्स एनर्जी चेंज और इसका मतलब हो गया एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? एंट्रोपी एक डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? अच्छे से एक्सप्लेन मत करने बोलना, क्योंकि ये तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, ठीक है? तो वहां भी खाली यही लिखा होगा डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हाँ, जो इतना जरूरत पड़ा उतना ही का यूज हुआ। चलिए देखिएगा, फिजिक्स में भी तो है। चलिए अब समझिएगा कि ये 4-5 कंडीशन हो गया। अच्छा मान लो हम जो ए का जो बॉन्ड था वो वीक हो सकता है, बीबी का बॉन्ड जो वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि इनिशियली जब हम मिक्स करने से पहले अगर मान लो दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ए और ए बीबी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और मिक्स करने के बाद जो ए बी बन रहा है वो वीक बॉन्ड बन गया, मान लो, समझ लो, मिक्सिंग से पहले अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मिक्सिंग के बाद अगर वीक बॉन्ड बन गया है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन में बॉन्ड बराबर होना चाहिए। वही तो लिखे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बराबर होना चाहिए। यानी सबके बीच का जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन यानी एनर्जी जो होगा वो बॉन्ड ए के बीच का, बॉन्ड ए बी के बीच का, बॉन्ड बी सी के बीच का बराबर होना चाहिए। सारे एक जैसा बॉन्ड होना चाहिए, समझे? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले था और वीक हो गया तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। समझ रहे हैं? अगर हम सिमिलरली पहले वीक बॉन्ड था और वो बाद में जब मिक्स कर दिए, सॉरी गलत कर दिए, स्ट्रॉन्ग था वीक हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वीक है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो वो प्रोसेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एच जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? वीक से अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन तो वहां से हीट निकलेगा, और जब स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है तो हीट अब्सॉर्ब होगा। समझ गए? छापिए। सेम फैमिली, मेंबर ऑफ सेम फैमिली। सेम फैमिली मतलब सेम होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं या फिर सेम ग्रुप का बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया मिथा, ये ब्रोमोमीथेन हो गया, तो इसके साथ एक और जो होगा वो क्या होगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा। दूसरा है
कि अगर मान लो CH3OH हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो इसके साथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। समझ रहे हैं, मिथेनॉल के साथ इथेनॉल हो जाएगा। या ऐसे हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर बेंजीन है तो इसके साथ जो है वो टोल्यूइन आ जाएगा। तो ये सब का सब कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब इसको इसको मिक्स कर सकते हैं, ये सब आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे मान लो एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन है तो इसके साथ क्या लिख सकते हैं, एन हेप्टेन लिख सकते हैं। सेम होमोलोगस सिरीज, सेम ग्रुप से आने वाला जो है वो सब का सब आइडियल सॉल्यूशन होगा। समझ गया, नॉन आइडियल का जिक्र अगले क्लास करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ए सॉल्यूशन है और उसको हम हीट करते हैं और इक्विलिब्रियम पे पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पर वेपर बन के प्रेशर होगा, वेपर का इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। तो इस समय जो प्रेशर होगा यहाँ पर वेपर का वो सिर्फ ए का होगा, जिसको क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब हम इसमें कुछ कचरा डाल दिए, यानी व्हेनेवर वी डिसॉल्व सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट, सॉलिड इसलिए क्योंकि वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर जो है यहाँ पर PS हो जाएगा, और जो PS होगा वो एकदम श्योर मान लो कि वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर किसका था प्रेशर, यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे P नॉट है, और ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ तो सोल्यूशन बन गया ना, सोल्यूशन डेट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो समझिएगा। अब यहाँ समझो कि मान लो हम यहाँ पर सोल्यूट डाल दिए हैं, तो ये जो PS का वैल्यू वो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, PS बराबर क्या लिखते हैं, P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी। लिसन, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम सोल्यूट को डाले हैं B को, ठीक है, ये सोल्यूट जो है यहाँ पर डाला भाई, जो बूंदा बूंदा दिख रहा है ये सोल्यूट, ये B है। ठीक है, तो B का तो कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वेपर बनाएगा तभी तो प्रेशर होगा, सॉलिड है। क्या डाले, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को डाले हैं, तो वो प्रेशर वेपर नहीं बनाएगा, और अगर वेपर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेशर नहीं होगा उसका, और अगर प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब ये जीरो। यानी कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्यूशन या इन सॉल्वेंट, तो प्रेशर PS बिकम्स P नॉट ए जीटा ए। और इस बात का सियोरिटी रख लेते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां से यहां प्रेशर घटा, जिसको क्या बोलेंगे, डेल्टा P। सही बात है, हाँ सॉरी जीटा ए। तो यहाँ पर प्रेशर कुछ घटा, और अगर प्रेशर घटा तो इसी को क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जो क्या होगा, पहले जो था और जो घटा, इनिशियल मतलब बड़ा माइनस छोटा करेंगे, तो घटा क्या लिखेंगे, P नॉट ए माइनस PS। सही बात है, और जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P नॉट ए माइनस P नॉट ए जीटा ए, और इनमें से कुछ कॉमन हो रहा है P नॉट ए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस जीटा ए, और 1 माइनस जीटा ए इज जीटा बी। तो दैट मीन्स यहां से जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है P नॉट ए जीटा बी। ये कितनी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। कितना घटा, P नॉट ए जीटा बी के बराबर। ठीक है, समझ गए, यानी प्योर वेपर प्रेशर का जो प्रेशर था उसको जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रेशर निकल कर आएगा उसको बोलेंगे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अच्छा, लेकिन हमको डिक्रीज नहीं निकालना, हमको रिलेटिव निकालना है, तो पहले यहां तक छापो, फिर रिलेटिव के बारे में बता रहे हैं। ए को हमेशा हम सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ए हमेशा सॉल्वेंट होगा, इस बात का याद रखिएगा, ए हमेशा सॉल्वेंट होगा। कहीं पर अगर हम ए लिख रहे हैं तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी जो है वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और नॉट लग जाता है तो इसका मतलब प्योर होता है, और नॉट नहीं लगा रहता तो प्योर होता है। समझे, छापिए, रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर का तो जो ऊपर में लिखेंगे डेल्टा P जो चेंज हुआ है, और जो इनिशियल था दैट इज P नॉट, यही था ना इनिशियल, सो क्या लिखेंगे, दैट इज किसके बराबर होगा ये, तो जब हम P नॉट डेल्टा P का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, P नॉट B सॉरी P नॉट A जीटा B, और यहाँ से P नॉट A, तो नॉट A से नॉट A कट गया। यानी रिलेटिव जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसके मोल फ्रैक्शन पर। समझ रहे हैं सर, अब मजा आएगा। हाँ, कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का कितना है, कितना फ्रैक्शन सोल्यूट का है, मजा भी और आने वाला। अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत हुआ है। आइए देखिएगा, डेल्टा P को क्या लिखेंगे जी, P नॉट क्या था, A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू जीटा B को क्या लिखेंगे, NB अपॉन NA प्लस NB,
और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ए का मोल्स है वो बी का मोल जो सोल्यूट डालेंगे, ऐसे भी सोल्यूट है ना, सोल्यूट है तो इसका मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा भाई। अगर सोल्यूट का मतलब ऐसे कम है, सोल्यूट मतलब कम, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी कम, तो इसका मतलब यहाँ पर एन ए जो होगा वो बहुत बहुत बड़ा होगा एन बी से। और जब भी ऐसा कोई क्राइटेरिया हो जाता है, तो कल भी हम शायद इसमें कुछ जिक्र कर रहे थे कि इसमें से नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, पी नॉट ए अपॉन पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। आया क्या समझ? छापिए इस फॉर्मूला को। नहीं, नेग्लेक्ट हम तब करते हैं जब एडिशन करते हैं। जैसे मान लो ये 1 हो गया सपोज, और ये 0.0000001 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.0001 होगा, जो नियरली 1 के बराबर होगा। इसलिए एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। whenever we add two terms and one term is very very small as compared to first term, then we neglect the smallest term. Okay, so छापो elevation of boiling point. boiling point में बढ़ना, whenever we add a non volatile solute, boiling point increases, delta TB. लिसन समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? ऐसा नंबर, इसको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोल सकते। वेपर का जो प्रेशर होगा ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वो प्रेशर, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज वेपर बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के बराबर। देखिए, इट इज द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, अरे बड़े हो गए ना, थोड़ा सा करेक्शन तो करना होगा, और बड़े होंगे और करेक्शन होगा, चिंता मत करो। इट इज द टेम्परेचर एट विच, फर्स्ट ईयर, चिंता मत करो। इट इज द टेम्परेचर एट विच, जरूर याद करोगे, चिंता मत करो, फर्स्ट ईयर। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ किसका, लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड is equals to the vapor pressure is equals to the vapor pressure, ये इक्वल हो जाएगा, is equals to the vapor pressure is equals to the vapor pressure is equals to the atmospheric pressure, the temperature at which, वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अ नॉन वोलेटाइल solute is added when a non volatile solute is added in pure solvent, कहां पर ऐड कर रहे हैं, प्योर solvent। when a non volatile solute is added in a pure solvent, the boiling point of the solution decreases, when the boiling point of the solution is increases। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है, इस जो इंक्रीज आया, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। लिसन, समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, और जो यही इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज हुआ है दैट इज नोन एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीबी से। सभी में वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला पॉइंट मान लेते 1 atm, ठीक है, 1 atm वाला ही बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि प्रेशर को 1 atm के बराबर करना है। प्योर सॉल्वेंट था तो कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट था तो इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट था
और जब हम कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, इस साइड क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। तो हम दोनों को कट कर रहे हैं 180 पर, कट किए दोनों को 180 पर। तो ये वाला जो पहला वाला था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्योर सॉल्वेंट को, सही बात है, प्योर एकदम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये वाला जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को। तो जब दोनों का ही 180 हो गया होगा तो उस समय जो टेम्परेचर होगा दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। कि इसका जो 180 प्रेशर हुआ तो इस समय इसका टेम्परेचर ये हुआ होगा, है कि नहीं। इसका जब 180 हुआ होगा तो इस समय इसका टेम्परेचर ये हुआ होगा, सही बात है, बोलिए। यहां से यहां पर टेम्परेचर का चेंज हुआ होगा, सही बात है। अच्छा ये प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीबी नॉट। नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एकदम प्योर है, साफ सुथरा है। लेकिन यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीबी, बुझे। यहां से यहां कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव देखने को मिला, दैट इज नोन एज डेल्टा पी। और यही डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी का चेंज जो है वो कैसे लिखते हैं, तो यहां से डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, फाइनल टीबी माइनस टीबी नॉट। हाँ समझ दीपांशु, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो यही क्या है, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझिएगा ये जो चेंज हुआ ये किसी का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम का, मतलब मोलालिटी। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी हो जाएगा केबी इंटू एम। और ये जो केबी है इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको हाँ यही बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये जो केबी है इसको क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्या बोलेंगे, और इसी को हम लोग केबी को क्या बोलते हैं, इसी केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में इन सभी बातों में से कोई एक बात लिखा होगा, इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, राइट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, लिख लीजिएगा। इट्स वैल्यू, केबी का वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स, अब देखो यही वाला देख के वीडियो में बोलेगा कि टेढ़ा लिखता क्यों है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट ओनली। इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत आया समझ, बट यूनिट तो लिख सकते हैं ना, यूनिट तो लिख सकते हैं ना केबी का। अच्छा केबी का क्या यूनिट आएगा बताओ, तो जो है केबी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला है ऊपर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को केल्विन लिखेंगे और मोलैलिटी को क्या लिखेंगे, मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब ये केजी तो ऊपर आ गया तो यूनिट फाइनली निकल कर क्या आ जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। अच्छा अब इस पूरे केस में जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, इस पूरे केस में डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जब हमारे पास एक सॉल्यूशन आइडियल होता है तो उसका डेल्टा एच क्या होता है, जीरो। एट 760 mmHg, यानी ये प्रेशर दे दिया है किसका, पानी का, यानी प्योर पानी, पानी को ए सॉल्वेंट है ना, तो पानी का जो प्रेशर है उसको नॉट ए मान ले, नॉट ए मतलब ए मान रहे हैं, पानी मतलब ए मतलब सॉल्वेंट। हम हमेशा कहें कि सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी नॉट ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्योर पानी का वेपर प्रेशर जो है वो कितना दे दिया है, 750 mmHg। लिसन, जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो है 99.63, यार टेम्परेचर इज 99.63, यानी ये प्योर पानी का टेम्परेचर दिया हुआ तो इसको टीबी नॉट मान ले,
टीबी नॉट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 99.63। अब देखना कुछ अभी हम यहाँ बताएंगे, बना ले। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी कितना सुक्रोज ऐड करेगा, हाउ मच मतलब, लेकिन यहाँ पर डेल्टा टीबी लिखोगे ना, कट जाएगा ना। चेंज तो चेंज बराबर होता है ना। देखो समझो, हमें यहाँ पर डेल्टा टीबी फाइंड करना है, और डेल्टा टीबी का मतलब होता है चेंज। चेंज में कभी भी जब भी कहीं चेंज निकालते हैं तो उसको यूनिट में ना भी चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। देखो दिखाते हैं क्या मतलब, क्या बोल रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, यानी टीबी दे दिया कितना है, टीबी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रुको ना देखो ना, बता रहा कहीं ना कहीं ये बॉइलिंग ऑयलिंग से खेल रहा है, प्रेशर दिया हुआ है, मोल्स निकालना है, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। सर इसमें केबी छूट गया लग रहा है, केबी का जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट, देखो हम याद रखकर बता देते हैं तुम लोगों को, या अगर कहीं छूट जाए तो याद रखिएगा केबी ऑफ H2O जो होता है ना, वो होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। पानी का याद रखना है 0.52, ठीक है। हाँ, डेंसिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, कुछ भी हो, पानी मतलब याद रखो, ठीक है। देखिए, अरे यहाँ चेंज निकालना है ना, इन दोनों को केल्विन में चेंज कर भी दोगे तो चेंज उतना ही आएगा जितना डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा। चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब नहीं करना, डायरेक्ट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताओ क्या था। हाँ, टीबी माइनस, यहाँ पे लिखेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब ये मत लिखो टीबी नॉट मान लो थोड़ा क्या। केबी का वैल्यू क्या लिखेंगे, केबी रहने देंगे। मोलैरिटी को क्या लिखेंगे, मोल्स, मोल्स बाय नंबर, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में होगा, केजी में। तो पुट करते हैं ना, ये क्या आ जाएगा 100 माइनस 99.63 इक्वल टू केबी का वैल्यू कितना है 0.52 इनटू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा है, नहीं वो फाइन मोल्स नहीं, सोल्यूट का नहीं, उसमें हम लोगों को मतलब सोल्यूट यहाँ पर सुक्रोज है ना, हाउ मच मतलब ग्राम निकालना है, मोल्स थोड़ा निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सुक्रोज है तो सुक्रोज को x ग्राम मान लेते हैं, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास 342 होगा। हाँ, सुक्रोज का 342 याद कराए थे, सुक्रोज का 342 होगा, समझे ना। नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो हमारा लगाइए सॉल्वेंट जो होगा यहाँ पर कौन सा है 500 ग्राम है, तो यहाँ पर 500 बाई क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे ना। क्यों लिख रहा है, केजी में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा ना। हम सारे चीजों को इधर भेज देते हैं ना फटाफट एक एक करके, या इसको ऐसे कर लो, ये 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है डिफरेंस 0.37 डिवाइडेड बाई 0.52 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 342 इक्वल टू x हो जाएगा। आ रहा समझ, पता क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर मास निकालना बोल रहा है। पिछले वाले में मॉलिक्यूलर मास दिया था, मास निकालना बोल रहा था, इसे मॉलिक्यूलर मास निकालना बोल रहा है, मास दिया हुआ है, कर सकते हैं ना। नहीं, उसमें मतलब 3 सुक्रोज लिख दिया था ना, यहाँ दे, यहाँ पर नहीं लिखा है, वो तो क्या है पता नहीं, कुछ सब्सटेंस एक्स है, यहाँ पर नाम ही नहीं दिया है, दिया होता तो निकाल ही देते। चलिए जल्दी करिए, जल्दी फटाफट, लो हमें बता देते, बता दे जल्दी करिए ना, बाहर सब तो खड़ा है। तो मेरा क्लास, अरे मेरा ट्यूशन है यार 4-15 में मेरे क्लास में। पानी है ना CCl4, अच्छा केबी का वैल्यू नहीं दिया है, 5 है, 5 केबी का वैल्यू 5 है, केबी का केबी इक्वल टू 5 केल्विन केजी पर मोल। देना भूल गया है, मतलब लिखना भूल गया। चलिए 3 ग्राम सब्सटेंस एक्स को डिसॉल्व कर रहा है 100 ग्राम के CCl4 में, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, और टेम्परेचर जो रेज हो गया वो 0.60 केल्विन हो गया, यानी ये डेल्टा टीबी दे दिया है, इतना का चेंज हो चुका है ना। आया समझ में, कुछ नहीं, आसान है, बहुत आसान है ये तो। क्या ये डेल्टा टीबी दे दिया है, देखिए स्टेटमेंट को पढ़ करके अगर नहीं पढ़ पा रहे एक बार में सवाल पढ़ लेना है। इट रेजेस द टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, रेजेस का मतलब इतना से बढ़ गया है ना,
डेल्टा टीबी आ गया, फॉर्मूला बोलिए क्या है, आया आंसर, 1/kb इंटू एम। डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.60, केबी का वैल्यू 5 है, इंटू मोलिकुलर मास की जगह मोल्स रखेंगे, मोल्स कितना है, गिवन मास कितना है 3 ग्राम, मोलिकुलर मास पता नहीं x मान लेते हैं, अपॉन क्या लिखेंगे 100/1000, 10 हो गया, ये 30 हो गया, बोलो नहीं सोल्यूट को केजी में क्यों करना है, सॉल्वेंट को केजी में किया जाता ना, ये 10, हाँ वही कितना 250, हाँ हाँ, यहाँ से टर्न हो गया 30, तो यहाँ से आ जाएगा 0.60 इक्वल टू हो जाएगा 150, सही बात है, बाई x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 बाई 0.60, यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 250, आ रहा है 250 मोलिकुलर मास, समझे।